ऑलरेडी उनको मैंने काफी इंतजार कराया ना, छोटे छोटे सपोलों को फन फैला के बैठे होंगे कि कहाँ गई मैम, कहाँ गई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा एक बहुत ही ज्यादा, बेटा देखो पैसे वाला मामला था यार, बैंक एक अकाउंट की एक दिक्कत थी, तो इसीलिए बेटा 10 मिनट उसमें, और कंपनी से रिलेटेड थी बेटा देखो, है ना, तो इसीलिए 10 मिनट थोड़े से उस पर चले गए। उसके लिए मैं आप लोगों से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगना चाहूंगी बेटा, ठीक है ना। और इसीलिए बेटा 4:10 पे क्लास स्टार्ट हुई है, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप एक बारी मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो क्या हम शुरू कर सकते हैं बेटा लेक्चर को। एक बारी पहले आप मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। पता है मेरे हाथ में एक पेपर है जिसमें ना क्या बोलते हैं, मनीष मुझे 2-3 दिन से कह रहा है कि मैम आप शायरी क्यों नहीं सुनाती हो। मैंने कहा मैं लगती हूँ तेरे को कि मैं शायरी सुनाती हूँगी, है ना, मुझे शायरियां सुनाई जाती है, मैं नहीं सुनाती नहीं हूँ, ठीक है। तो एनीवे इसी बात में बेटा, शायरी तो मैंने बहुत सारी सुनी है, और देखो मनीष ने भी मुझे एक बहुत अच्छी शायरी लिख के दी है अर्जुनाज के लिए। तो मैंने कहा कि देखो ये बहुत, मैं उसका अधिकार नहीं छीनना चाहती। मनीष इधर आ, और खुद मनीष अपने इधर इधर साइड में, कैमरे पे आने की जरूरत नहीं है ना। कह रहे कि मैंने पीडब्ल्यू की जैकेट नहीं पहनी हुई है, तो मैं एकदम बिल्कुल सिंसियर हूं, तो मैं जैकेट पहन के ही आऊंगा। तो मनीष ने आप लोगों के लिए, हाँ आप ये बोल दीजिए। मैं बोलू नहीं, तू बोलेगा ना। अपनी तारीफ में खुद कैसे करूं, वैसे मैं कर सकती हूँ बट तू कैसे। तो ये आपके लिए लिखी थी मैंने। मेरे लिए लिखी है ना, कोई बात नहीं, मेरे और मेरे बच्चे एक ही बात है ना। अच्छा हाँ अच्छा, अच्छे से सुनाना। आवाज तो आ रही होगी। हाँ थोड़ा जोर से बोलेगा, हैं? ठीक है ऐसा लग रहा है लड़की देखने जा रहा है भाई, एकदम आवाज ही नहीं निकलती। उसको नहीं सुनाना है भाई, ओके। बच्चों को सुना रहा है। हाँ। अर्जुना के बच्चे हैं कमाल। वाह 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 वाह, अर्जुना सॉरी दोबारा दोबारा दोबारा। अर्जुना बैच है कमाल और उसके बच्चे, अर्जुना बैच है कमाल और उसके बच्चे समाप्ति मैम पढ़ा रही हैं, तो क्यों ना करे एग्जाम में टॉप अर्जुना के बच्चे। वाह 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 वाह, क्या बेकार राइम थी मनीष। मुझे मुझे दिखाना, मैं सुनाऊंगी थोड़ा सा राइम बना के। चलिए इसी बात के साथ में बेटा एक बहुत बेहतरीन शायरी के साथ में हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा आज का लेक्चर, ठीक है। देख देख वाह 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 कर रहे हैं सारे बच्चे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मेरी हंसी में मत जाओ बेटा, दिल, ठीक है, दिल दुख रहा है मेरी इतनी प्यारी राइमिंग सुन के। इसने लिखा था अर्जुना बैच है कमाल और उसके बच्चे, अर्जुना बैच है कमाल और उसके बच्चे समाप्ति मैम पढ़ा रही हैं, तो क्यों ना करे एग्जाम में टॉप अर्जुना के बच्चे। वाह 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 वाह, ठीक है ना। इसी बात के साथ में बेटा भाई इसे पढ़ के मैं तो नहीं टॉप कर पाऊंगी, ये शायरी में तो टॉप नहीं कर पाऊंगी, बट कोई बात नहीं। देखो बोलते हैं कोशिश करने वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, लेकिन जो कोशिश करके इतना बेकार शायरी लिखे बेटा उसको डांट लगानी चाहिए, ठीक है ना। तो हम बेटा आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स का, है ना, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स का। लेकिन एक बारी हम क्विक रिवाइज करेंगे। हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्विक रिवीजन ऑफ कल की क्लास का। पढ़ के आए हो बेटा जो आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, हाँ यस, चलिए, है ना। देखिए तो हमने बेटा कल की क्लास में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पढ़ा था, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको क्लास में ही रिवाइज करा दिया था, फिर भी एक बारी वापस से करते हैं बेटा। देखो पॉलीसैकेराइड्स मतलब होते हैं जो डिफरेंट सब यूनिट्स के बने होते हैं, मोर देन 10 शुगर्स के सब यूनिट से बने होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स वो सिमिलर सब यूनिट्स के, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स वो जो डिफरेंट सब यूनिट्स के होते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स पढ़े थे जो किसी ना किसी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमने स्टोरेज पढ़ा और इसमें हमने स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स भी पढ़ा। स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स में आपने ग्लाइकोजन पढ़ा, आपने स्टार्च पढ़ा, आपने इन्यूलिन पढ़ा। स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड में आपने सेल्यूलोज पढ़ा और आपने बेटा पढ़ा काइटिन। स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आपने पढ़ा पेप्टाइडोग्लाइकेन और आपने पढ़ा बेटा हाई एल्यूरोनिक एसिड। जब आपने ग्लाइकोजन की बात की तो ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज, इट इज अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, है ना, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है,
ठीक। और ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसमें अल्फा 14 अल्फा 16 दोनों लिंकेज दिखती है। ये सिर्फ अल्फा ग्लूकोज की बनी हुई है। जो इसका स्ट्रेट पार्ट होता है उसमें अल्फा 14 होती है लिंकेज, जो इसका बेटा ब्रांचिंग पॉइंट होता है उसमें होती है अल्फा 16 लिंकेज। जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड इन केस ऑफ एनिमल्स, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, whereas बेटा when you talk about starch is the stored food in बेटा plants. Starch is made up of बेटा अगेन ग्लूकोज सब यूनिट। स्टार्च दो फॉर्म्स में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो इसका अमाइलोज फॉर्म होता है बेटा, अमाइलोज फॉर्म में इसके पास होते हैं हेलिक्स, और हेलिक्स होने की वजह से वहां आयोडीन ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण स्टार्च आपको ब्लू ब्लैक कलर देता है, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। जो इन्यूलिन होता है, नॉट इंसुलिन, इन्यूलिन बेटा, इन्यूलिन बना होता है बीटा फ्रक्टोज सब यूनिट से। ये रूट्स, ट्यूबर्स, प्लांट्स जैसे लाइक डहलिया, वहां से ऑब्टेन किया जाता है, उनका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है। फिर आपने बात की बेटा स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज की एंड काइटिन की। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ इज सेल्यूलोज। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ इज काइटिन। सेल्यूलोज होता है ग्लूकोज से ही बना होता है, बीटा ग्लूकोज अनब्रांच्ड होता है, इसलिए इसमें सिर्फ बीटा 14 लिंकेज दिखती है। काइटिन होता है बेटा जो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, ये एन-एसिटाइल ग्लूकाजामीन से बनता है, दैट इज नैग। जब आप हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की बात करते हो तो उसमें दो ही स्ट्रक्चरल आपने पढ़े, एक आपने पढ़ा पेप्टाइडोग्लाइकन जो बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको मिलता है, विच इज मेड अप ऑफ नैग एंड नैम, एन-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड, एंड हाइलुरोनिक एसिड विच इज फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेजेस, इट इज मेड अप ऑफ बेटा नैग अलोंग विद ग्लूकोरोनिक एसिड। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बेटा जो आपके बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर आयंस को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, एक्सेप्ट बेटा आपका सुक्रोज। एंड ग्लाइकोजन में राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग स्ट्रक्चर को देख के अगर आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचानोगे, आप फ्री फंक्शनल कार्बन ग्रुप देखोगे। किसी भी तरफ अगर बेटा फ्री फंक्शनल कार्बन ग्रुप आपको मौजूद नजर आ रहा है तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। फिर आपने पढ़ा बेटा अमीनो एसिड्स के बारे में जो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, मीथेन के ही ग्रुप को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, किससे सब्स्टिट्यूट, ये क्या हो रहा है, टंग ट्विस्ट कर रहा है मेरा इतना ज्यादा, है ना, सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेटा। एक तो हाइड्रोजन है, एक अमीनो एसिड है तो एक एसिडिक ग्रुप होगा, अमीनो है तो अमीनो होगा, और एक वेरिएबल ग्रुप होता है किसी भी अमीनो एसिड में। ये तीनों ग्रुप बेटा डिसाइड करते हैं उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को, और ये जो वेरिएबल ग्रुप होता है ये हर एक अमीनो एसिड में अलग होता है, जिसके कारण से बेटा एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अलग है, बिकॉज ऑफ द वेरिएबल ग्रुप, राइट, बिकॉज ऑफ द वेरिएबल ग्रुप बेटा एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अलग होगा। अमीनो एसिड्स जो होते हैं बेटा वो जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है विद द लॉस ऑफ वाटर। और मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाते वक्त कहा था किसी भी अमीनो एसिड में जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं और जो प्रोटीन की चेन बनती है तो प्रोटीन चेन की लेफ्ट साइड को हमेशा एन टर्मिनल कहा जाता है, और प्रोटीन चेन की जो राइट साइड है जहां लास्ट अमीनो एसिड होता है उसको सी टर्मिनल कहा जाता है, क्योंकि लास्ट अमीनो एसिड का हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री दिखता है और फर्स्ट अमीनो एसिड का हमेशा अमाइनो ग्रुप फ्री दिखता है। ये वाली बात बेटा हम लोगों ने की थी, ठीक है ना, ठीक है, यस एवरीबॉडी। हाँ मुझे लगता है कि मुझे देखो फिर से शायरी की जगह शायरी निकल रहा था, मुझे लगा मुझे बेटा शायरी का ना बहुत बड़ा सदमा लगा है। अब मैं इस सदमे से जब तक उभरूंगी नहीं ना बेटा तब तक मेरी टंग ट्विस्ट करेगी, ठीक है ना। चलिए देखिए कल हमने यहीं तक पढ़ा है, आज हम यहां से बेटा शुरुआत करते हैं। एक तो आप एक बात और लिखिए, देयर आर अप्रोक्सीमेटली, आपने जहां पे भी एंड किया है ना वहीं से लिखिए, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स दैट मेक्स अप योर प्रोटीन। आपके बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उसको बनाने वाली 20 अमीनो एसिड्स हैं, उन 20 अमीनो एसिड से बेटा आपकी प्रोटीन्स बन जाती है। 20 AA मतलब अमीनो एसिड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोटीन्स, कॉन्स्टिट्यूटिंग या मेकिंग द प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स को बनाती है, ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंट अमीनो एसिड्स, या फिर हम ऐसे लिखते हैं अमीनो एसिड्स वेरी ड्यू टू, अमीनो एसिड्स वेरी ड्यू टू द आर ग्रुप, आर ग्रुप की वजह से ये वेरी करती है, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ने भी वाले हो। कहाँ बेटा, आपकी ये जैकेट ना, ये नई वाली एक जैकेट पहनी है मैंने, इतनी बेकार लग रही है मेरे को ना कॉलर इसकी बेटा, मैं क्या करूं, ये ना ऐसे ऐसे यहां अटक रही है यहां, ठीक है ना, ऐसे कर लेती हूँ, ये थोड़ा कंफर्टेबल है, ठीक है ना।
पढ़ाते पढ़ाते ये ऐसे हो जाएगी वापस। तो जो अमीनो एसिड्स होती है ना बेटा, ये अमीनो एसिड्स जो होती है वेरी करती है बिकॉज ऑफ दी आर ग्रुप। देखो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आधा अधूरा कुछ कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आपको बेटा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए तो हम आपको कैटेगराइजेशन बता देंगे। सबके स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। एनसीईआरटी ने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिया है, एलेनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बाकी किसी का स्ट्रक्चर दिया नहीं हुआ है। केमिस्ट्री में आप शायद बेटा कुछ के स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, तो वहां जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे, अच्छी बात है। यहां लेकिन मैं आपके क्लैरिटी के लिए 2-4 स्ट्रक्चर्स और बता दूंगी, क्योंकि कोई बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है, काफी इजी स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि सारे अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं ना बेटा। सारे अमीनो एसिड में सिर्फ और सिर्फ एक आर ग्रुप ही वेरी करता है। सिलेबस ऑफ 2025 रिलीज हुआ है, मैं उसी के उसको देखूंगी। अभी मैं क्लासेस में बहुत ऑक्यूपाइड हूं बेटा, और इसीलिए मैं इतने दिनों से आपको कोई अपडेट भी नहीं दे रही थी। जब तक ऑफिशियल अपडेट जब आएंगे उसी के अकॉर्डिंग बेटा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आएगा, मैं आ गया होगा तो मैं देख लूंगी, फिर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है ना। चलिए वेरी ड्यू टू द आर ग्रुप, तो अलग अलग बेटा कैटेगरी के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन आर ग्रुप। आर ग्रुप के आधार पर जो हम कहते हैं टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेटा आर ग्रुप। जैसे कि हम ना, मैं इस बोर्ड को ऐसे डिवाइड कर देती हूँ। एसिडिक अमीनो एसिड होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है ना। फ्रॉग इज इंसेक्ट अगेन, क्या बात कर रहे हो, सेम एज 2024। चलो देख लेंगे, अभी आप बेटा उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना। आप अब यहाँ पे ठीक है ना फोकस कीजिए। तो नंबर 1 मैंने बोला बेटा एसिडिक अमीनो एसिड होता है। यार इतनी बुद्धि तो मुझे लगता है कि यार तुम में भी है कि तुम बता सकते हो कि एसिडिक है तो एसिडिक क्यों बोला, बेसिक है तो बेसिक क्यों बोला। इतनी तो बुद्धि बेटा मैं मानती हूं मेरे ये चुन्ने मुन्ने सपोलो में भी है। अगर मैं किसी को एसिडिक बोल रही हूं या नंबर 2 मैं किसी को बेसिक कह रही हूं, तो ऐसा क्यों है। किसी भी एंटिटी को एसिडिक या बेसिक, और अमीनो एसिड में तो तुम बहुत आसानी से कह सकते हो। देखो डेफिनेशन तो तुमसे क्या ही पूछेंगे। ऑफ कोर्स अगर एसिडिक बोल रहे हो तो आर ग्रुप जो होगा ना, आर ग्रुप हैज COOH। अगर आर ग्रुप में अतिरिक्त एक COOH दिख रहा है तो वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बेटा आर ग्रुप में एडिशनल, आर ग्रुप में अगर आपको एक अमाइनो ग्रुप अतिरिक्त दिख रहा है तो वो उसको बेसिक बना देगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बेटा सेम है ना यार। मतलब आर ग्रुप के बेसिस पे मैं तुमसे पूछ रही थी, ठीक है, तुम पीएच के बेसिस पे कह रहे हो। अरे मूर्खों, मैं यहाँ क्लासिफिकेशन आर ग्रुप के बेसिस पे कर रही हूँ ना। आप मुझे खुद बताओ ना, सारे अमीनो एसिड में हाइड्रोजन फिक्स होता है, अमाइनो ग्रुप भी फिक्स होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी फिक्स है। अब मेरे को उस स्ट्रक्चर को अगर एसिडिक बनाना है तो मुझे उसके आर ग्रुप में एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक दिखाना पड़ेगा, तभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओवरऑल ज्यादा होंगे अमाइनो से। और जब किसी को मुझे बेसिक बनाना होगा तो मैं आर ग्रुप में एक अमाइनो ऐड कर दूंगी अतिरिक्त, ताकि ओवरऑल उस पूरे स्ट्रक्चर में अमाइनो ज्यादा हो एसिडिक ग्रुप से। बताओ हाँ या ना मेरे सपोलो, बताओ हाँ या ना। एनसीईआरटी ने इनमें स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हुए, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताती हूँ। जैसे एसिडिक अमीनो एसिड 2 ही है बेटा, ग्लूटामिक एसिड, और ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, जिसके नाम में एसिड है तो ऑफकोर्स वो एसिडिक होगा। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पर्टिक एसिड। वैसे मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मेडीजी का कहाँ है, मैंने रखा नहीं है बेटा। एक्चुअली मैं आप वो स्क्रीनशॉट बाद में लगा दूंगी, ठीक है ना। मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए क्या किया था ना बेटा, वो ग्रुप लगा दिए, वो मेंशन कर दिए थे, क्या बोलते हैं आर ग्रुप क्या होता है। आई थिंक इसमें ना स्क्रीनशॉट आया नहीं है मेडीजी का। मैंने एक लास्ट में ना आर ग्रुप मेंशन किए थे, बट कोई नहीं, चलो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। देखो सब में ये कार्बन फिक्स है जो अल्फा कार्बन है, सब में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा फिक्स है, सारे अमीनो एसिड्स में ये अमाइनो ग्रुप भी फिक्स है, सारे अमीनो एसिड में ये हाइड्रोजन भी फिक्स है। इनफैक्ट अभी मैं आपको बेसिक अमीनो एसिड भी बनवाऊंगी, पहले मैं आपको देखो आपको ना मैं सिखाई दे रही हूं कि ना ये कोई बहुत रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है। बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स हो गए बेटा, जैसे लाइसीन, जैसे आर्जिनिन, जैसे हिस्टिडीन,
जैसे हिस्टीडीन, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं यहां पे आपको लाइसिन का स्ट्रक्चर बना के अगर बताऊंगी, तो लाइसिन के स्ट्रक्चर में भी ना बेटा, लाइसिन के स्ट्रक्चर में भी ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन, ठीक है, ये आपका अमाइनो और ये आपका हाइड्रोजन, ये इसमें भी फिक्स है। सब सारे अमीनो एसिड को तुम अभी जो कैटेगराइज कर रहे हो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द आर ग्रुप, सबके आर ग्रुप अलग है ना। अब मैं अगर बेटा इसको एसिडिक बना रही हूं तो इसके आर ग्रुप में मुझे एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक दिखाना है। अगर मैं इसको बेसिक बना रही हूं तो मेरे को इसके आर ग्रुप में एक एडिशनल अमाइनो दिखाना है। इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होता है आर ग्रुप, जैसे CH2 होल ट्वाइस एंड COOH, ये इसका आर ग्रुप है। तो आप इसके आर ग्रुप को अगर देखोगे तो इसके आर ग्रुप में एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, जिसके कारण ओवरऑल ये क्या हो गया, एसिडिक। अब मैं इसका आर ग्रुप अगर बनाऊं तो इसके आर ग्रुप में ऐसे होता है CH2 होल 4 टाइम CH2 होता है एंड एक अमाइनो ग्रुप होता है। अब इसके पास क्योंकि इसके आर में एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप आ गया तो उसने इस पूरे स्ट्रक्चर को बेसिक बना दिया। और बेटा यहां पर इसके आर ग्रुप में एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप आ गया तो उसने इसको एसिडिक बना दिया। अगर बेटा आर ग्रुप में ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक ग्रुप है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ग्लाइसिन का, एलेनिन का, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि इनके आर ग्रुप में ना ही आपको कार्बोक्सिलिक दिखता है ना ही आपको अमाइनो दिखता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्सिलिक एक अमाइनो उसको ओवरऑल न्यूट्रल अमीनो एसिड बना देता है। बताइए यस, मेडिजी में नीचे क्यों है, मूर्ख कहीं के। अरे भाई कैसी कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कौन सी दुनिया में हो, जागो मोहन प्यारे जागो। कह रहे कि नीचे क्यों बनाया, अरे भाई कहीं पे भी बना ले यार, आर को नीचे बना ले, आर को ऊपर बना ले, कोई बात नहीं। मैंने 4 ग्रुप्स बस अटैच दिखाए हुए हैं। आपको समझ में आया बेटा ये चीज, एक बारी मुझे थम्स अप दे दीजिए। जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मेरे सपोलो जागो, ऐसे पढ़ाई कैसे करोगे। हाँ क्लियर है। न्यूट्रल अमीनो एसिड ओवरऑल इक्वल अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक बराबर है, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया वो, है ना। भाई तुम्हारी केमिस्ट्री तो भैया बहुत अच्छी है। इसमें एग्जाम्पल, अब देखो ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं, सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हम नहीं लिख रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे एलेनिन एक्सेट्रा, क्योंकि ये दोनों ही एनसीईआरटी में हैं तो मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को बोला जाता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। कोई अपनी इस छोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल करे और बताइए किसी भी अमीनो एसिड को सिंपलेस्ट क्यों बोलेंगे। डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होगा मैम। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हाइड्रोजन था, एक कार्बोक्सिलिक था, एक अमाइनो था, ये तो किसी भी अमीनो एसिड में फिक्स है। इसमें आर ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा simplest, it is the simplest amino acid, whereas when you talk about बेटा एलेनिन बस इससे एक ही लेवल ऊपर होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी इससे सिर्फ एक लेवल ऊपर होता है बेटा। और वो एक लेवल ऊपर पता है क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर ग्रुप क्या हो सकता है, CH3। बस कितना इजी है बताओ। इसका आर ग्रुप हो गया CH3, इसका आर ग्रुप हो गया हाइड्रोजन, और ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में जितने कार्बोक्सिलिक हैं उतने ही बेटा अमाइनो हैं, तो ओवरऑल ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड बन गया। अब बेटा अगर किसी को तुम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बोल रहे हो तो उसके आर ग्रुप में सल्फर दिखेगा,
किसी को तुम हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड बोल रहे हो तो उसके आर ग्रुप में हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखेगा, OH दिखेगा। किसी को तुम एरोमेटिक अमीनो एसिड बोल रहे हो तो उसके स्ट्रक्चर में रिंग्स दिखेंगे। मैं एक चीज और क्लैरिटी के लिए आपको बता देती हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अमीनो एसिड एक कैटेगरी में आ गया तो वो दूसरी कैटेगरी में नहीं आ सकता। जैसे स्पेशली आप यहां पढ़ते हो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, जैसे हिस्टिडीन को आप हेट्रोसाइक्लिक भी बोलते हो, क्योंकि ना कई बच्चे फिर 12वीं में पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि मैम आपने तो इसे बेसिक बताया था। बेटा एक अमीनो एसिड मल्टीपल कैटेगरी में आ सकता है, हो सकता है वो बेसिक भी हो क्योंकि उसके आर ग्रुप में अमाइनो है और उसके आर ग्रुप में हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, रिंग विद डिफरेंट एटम्स, तो वो उसको दोनों कैटेगरी में फॉल कराएगा। तो जरूरी नहीं है कि एक अमीनो एसिड तुमने एक कैटेगरी में लिखा तो वो दूसरे में नहीं आ सकता। ठीक है, समझ गए? यस। तो इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग हो गए, इसके अलावा हाइड्रोक्सिल हो गए, इसके अलावा हम एक एरोमेटिक भी कर लेते हैं, विद एग्जांपल स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो मैम नंबर 3 के बाद हम करते हैं नंबर 4। ठीक है ना? बोर्ड को मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो आर ग्रुप में सल्फर होगा, एंड हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड मतलब आर ग्रुप में हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो आर ग्रुप हैज सल्फर इन इट, R has sulfur in it. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सिस्टाइन एंड मिथ्यूनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिथ्यूनिन। बेटा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, खास करके ये एग्जाम्पल जो है, ये तो एग्जाम्पल सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने सिस्टाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना? यहां मैंने सिस्टाइन लिखा हुआ है। आप आगे न्यूक्लिक एसिड्स जब पढ़ेंगे या आपने सुना होगा एक नाइट्रोजनस बेस होता है, उस नाइट्रोजनस बेस को बोला जाता है साइटोसिन। आपको अक्सर पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जाता है साइटोसिन। साइटोसिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, इट्स नॉट अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इट इज सिस्टाइन। ये सिस्टाइन है, साइटोसिन नहीं है। साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस होता है, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? अब ये सल्फर कंटेनिंग है, वैसे तो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आपको बनाना हो आप देख सकते हो। देखो इट्स क्वाइट इजी, एक और इसका बना ही लो। देखो बाकी ग्रुप्स तो सेम है, इसका आर ग्रुप में क्या होगा? एक एडिशनल सल्फर होगा, है ना? CH2 एंड SH। देखो ये इसका आर ग्रुप है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। जिसके में SH की जगह OH होगा वो हाइड्रोक्सिल हो जाएगा, ठीक है ना? नाउ यू जस्ट राइट द डेफिनेशंस एंड राइट द एग्जांपल्स। ओके, नाउ वी हैव हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड। When you say hydroxyl amino acid, they have beta additional OH। ये सारे नलायक यही इसी क्लास में आ गए हैं क्या? शादी कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में ही शादी कर लेंगे, ऐसा लगता है जो बातचीत चल रही होती है। हाँ, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड बेटा, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड एडिशनल OH ग्रुप होता है इनके आर में। सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में आ गया आपका सेरीन एंड थ्रियोनिन। जैसे आप सेरीन का स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो सेम आर ग्रुप होता है, बस SH की जगह OH होता है ना? यू डोंट नीड टू मेक इट। वैसे ही एरोमेटिक अमीनो एसिड में रिंग्स होती हैं आर में। एरोमेटिक अमीनो एसिड दे हैव आर में उनके पास रिंग होती है।
एग्जाम्पल्स क्या हैं? फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। दैट्स इट, फटाफट से नोट करो। ये तो बात की हमने ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। कितनी हेट्रोसाइक्लिक भी होती है ना? आपको इतनी काफी है बेटा, है ना? जितनी जूलॉजी में रिक्वायरमेंट है उतनी आपको बता दी गई है विद एग्जांपल्स, ठीक है? लेकिन मैम सिर्फ आर ग्रुप के बेसिस पर ही हम अमीनो एसिड्स को कैटेगराइज नहीं करते। एनसीईआरटी ने देखो एग्जांपल्स तो नहीं दे रखे अगला जो टॉपिक मैं बता रही हूं, बट नाम बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एंड एनसीईआरटी कहती है कि अमीनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन कि वो तुम्हारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं या सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, जिस कारण से तुम्हें बाहर से लेना पड़ता है वो अमीनो एसिड, उस बेसिस पर अमीनो एसिड कैटेगराइज होता है एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वैसे कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें सेमी एसेंशियल भी कहा जाता है, तो हम वो भी करेंगे। और कई जगह पे तुम उस सेमी एसेंशियल को एसेंशियल में ही पढ़ते हो, ठीक है ना? तो मेजरली क्या है? एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, बट सेमी एसेंशियल भी होते हैं। अब ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? यार देखो, आपकी कुछ अमीनो एसिड्स होती हैं जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रही, और क्योंकि वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती है तो इसीलिए आपको उसे बाहर से लेना पड़ता है, इसीलिए वो एसेंशियल है, जरूरी है। देखो, वो सारी चीजें जरूरी होती है जो तुम्हारे पास नहीं होती जीवन में भी। जब तक बेटा तुम्हारे पास फोन नहीं था तब तक फोन एसेंशियल हो गया, जब तक तुम्हारे पास घर नहीं है तो घर एसेंशियल हो गया, जब तक गाड़ी नहीं है तो गाड़ी एसेंशियल हो गई। जो चीज तुम्हारे पास नहीं होती वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है कि हाय मेरे को मिल जाए तो क्या मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, है ना? तो तुम उसकी बड़ी इच्छा रखते हो, जब आ जाती है तो वैल्यू नहीं करते हो। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल में अमीनो एसिड्स में भी वही वाला सीन है। एसेंशियल वो अमीनो एसिड्स हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहे, इसीलिए यू नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। तो जो तुम्हारी डाइटरी प्रोटीन्स होती है ना, उसी प्रोटीन्स के थ्रू अमीनो एसिड्स आ रहे होते हैं, बिकॉज इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बेटा ऑलरेडी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, तो यू डू नॉट नीड इट फ्रॉम आउटसाइड, इसीलिए तुम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे ना, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हो? नॉन एसेंशियल। सेमी एसेंशियल कई सारी बुक्स में एसेंशियल में ही पढ़ते हो, ठीक है ना? पर वैसे सेमी एसेंशियल वो होती है जो बहुत स्लोली सिंथेसाइज होती है बॉडी के अंदर, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है ना? तो हम लिखते हैं अमीनो एसिड्स, एक लाइन छोड़ के आप लिखना, अमीनो एसिड कैन also be categorized as essential। फ्लोचार्ट बनाना, एसेंशियल एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने सेमी एसेंशियल नहीं दिया हुआ बेटा, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं एज पर एनसीईआरटी, सिर्फ दो ही कैटेगरी दी हुई है, आप सारे ही कर लो, कोई लोड वाली बात नहीं है। एज पर एनसीईआरटी एसेंशियल, एज पर एनसीईआरटी नॉन एसेंशियल। तो एनसीईआरटी इसी को मानती है, इसको इसी के अंदर कैटेगराइज कर देती है। अब देखो, एग्जाम्पल तो वैसे भी दे नहीं रखे हैं, सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, और डेफिनेशन से इसलिए क्वेश्चन भी आएगा। एसेंशियल, not synthesized within body, not synthesized within body, not synthesized within body, hence required from outside, hence required from outside। क्योंकि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं इसलिए बाहर से लेना पड़ रहा है। ये तो ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहे हैं इसीलिए नॉन एसेंशियल कह रहे हैं। सिंथेसाइज्ड विद इन बॉडी, सिंथेसाइज्ड विद इन बॉडी।
और स्लोली को हम कहते हैं, स्लोली सेमी एसेंशियल को हम कहते हैं स्लोली सिंथेसाइज्ड विद इन बॉडी। स्लोली सिंथेसाइज्ड विद इन बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, वो अतिरिक्त ज्ञान है, अगर आपको चाहिए तो आप लिख लो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, और कई जगह पे इसी को एसेंशियल में पढ़ते हो क्योंकि कई जगह पे इसको इसी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है ना, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। और मैंने अगले पीपीटी में मेडिजी का एक स्क्रीनशॉट रखा है जहां सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं, तो आप उसको कॉपी कर लेंगे। और बाकी जितने भी नाम बचे हुए हैं वो सारे नॉन एसेंशियल में आएंगे, तो आपको नॉन एसेंशियल अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप एसेंशियल के अगर नाम लिख लोगे तो वो सारे ही बेटा आपके बचे हुए जो बचेंगे वो सारे नॉन एसेंशियल में आ जाएंगे। आई एम ऑल्सो राइटिंग दिस इज अतिरिक्त ज्ञान। आप अपने जूलॉजी में तो नहीं पूछे जाएंगे बेटा आपके नीट के पेपर में, ठीक है ना, बट अगर आपको केमिस्ट्री में आगे काम आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर यहां तक कर लिया तो आप मुझे बताओ ताकि मैं आपको एसेंशियल का वो स्क्रीनशॉट दिखा सकूं, ठीक है ना। जब आपका हो जाए तो एक थम्स अप दे देना। डन। हम ना चैट्स ऑफ कर देंगे बेटा, क्यों बेटा, शादी.com बनाना है इसको थोड़ी ना, है ना। पढ़ने वाले आपको डेटिंग ऐप ही बना देते हैं बच्चे, क्या करें। डन हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लो बेटा। इसको, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। मैंने लिखा भी, मैंने मेडिजी में भी ना लिखा हुआ है हर जगह कि ये अतिरिक्त ज्ञान है, तो आप नोट कर लो पहले तो। अब मैं आपको बता दूं कि हमने, आप नोट करो तब तक मैं आपको बताती हूं। तो हमने टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ लिए, हमने अमीनो एसिड्स में पढ़ लिया कि सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पढ़ लिया। अमीनो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है ज्वेटर आयन, ये पेपर में आया भी हुआ है सवाल, तो हम ज्वेटर आयन को पढ़ेंगे। और फिर बेटा one of the very very good, cute and nice topic, structure of proteins. Again, this structure of protein you are going to read in chemistry also, so very nice topic we are going to start with, that is the structure of proteins. मतलब हम अमीनो एसिड्स पढ़ चुके हैं ना, तो हम फिर नेक्स्ट प्रोटीन्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और प्रोटीन्स में मेजरली क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी विद एग्जाम्पल्स, एंड देन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यस yes? ये नोट कर लिया है तो बेटा थम्स अप दे दो। जरूरी है क्या मैम लिखना? और शी बेटा देखो, जरूरी तो कुछ भी नहीं है जीवन में, पढ़ना भी जरूरी नहीं है बेटा, क्लास अटेंड करना भी जरूरी नहीं है। मैंने बता दिया ना कि अतिरिक्त ज्ञान है। अब जब मैंने टाइम दिया है लिखने का तो आपको लिख लेना चाहिए, एक अच्छा बच्चा तो लिख ही लेता, भले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके जूलॉजी में तो ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट टाइम वेस्ट करने से अच्छा है नोट डाउन कर लो, है ना। और नहीं पूछा जाएगा, आपको लगता है आपको नहीं करना है तो मत करो, मैं तो बोल ही रही हूँ कि ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त ज्ञान है। डन। अब मेरे प्यारे सपोलो, कमेंट सेक्शन को कर दिया जाएगा ऑफ, ठीक है। क्या मस्त चीज है यार ये, है ना। और अब हम बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी, दैट इज ज्वेटर आयन फॉर्म। हेडिंग डालेंगे हम ज्वेटर आयन, हेडिंग डालेंगे हम ज्वेटर आयन, और इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, देखो, all amino acids has a tendency to exist in a Zwitter ion form overall
neutral charge, overall neutral charge at a certain pH, at a certain pH called as isoelectric pH। समझना बेटा, पहली बात, एक ज़्विटराइन फॉर्म क्या होता है अभी मैं आपको दिखाती हूं। ज़्विटराइन फॉर्म एक अमीनो एसिड का एक ऐसा फॉर्म होता है जो उस अमीनो एसिड के में ओवरऑल न्यूट्रल, मतलब अमीनो एसिड ना अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस में, सारे अमीनो एसिड्स के लिए अलग पीएच होगा ऑब्वियसली, सो इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन वो फॉर्म जिसमें ओवरऑल अमीनो एसिड का जो चार्ज है वो न्यूट्रल है। जैसे कि देखो कोई भी अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं ये एक अमीनो एसिड है ना बेटा, आर मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये मैंने मान लिया बेटा अमाइनो ग्रुप, ये मैंने मान लिया बेटा हाइड्रोजन, ये कोई भी अमीनो एसिड है। अब मैं इस अमीनो एसिड को बेटा अगर अलग अलग पीएच ऑफ सॉल्यूशंस में डालूंगी ना, तो ये अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है उस सॉल्यूशन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द पीएच, है ना। तो ये अमीनो एसिड हो सकता है ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, सबसे पहले ही मैंने वो बना दिया, नहीं ये अमीनो एसिड एग्जिस्ट ऐसे भी कर सकता है ना, ये अमीनो एसिड ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। आप अगर इन तीनों फॉर्म्स को देखें एक ही अमीनो एसिड के, और मैं आपसे अगर पूछूं कि बेटा इनमें से कौन सा स्टेट तुझे लग रहा है जिसमें तेरे को लग रहा है कि अमीनो एसिड में ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज है, तो तू कहेगा कि मैम ये वाला जो सेकंड पे हमने बनाया हुआ है, ये हमें वो फॉर्म दिख रहा है जिसमें ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज दिख रहा है। और बिल्कुल बेटा इसी न्यूट्रल चार्ज वाले हम स्टेट को किसी भी अमीनो एसिड के ज़्विटराइन फॉर्म कहते हैं। ये वाला ज़्विटराइन नहीं है, ये भी ज़्विटराइन नहीं है, ओवरऑल जहां न्यूट्रल चार्ज है इसे हम ज़्विटराइन फॉर्म कहते हैं। देखो हर एक अमीनो एसिड ज़्विटराइन में एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो कोई भी एसिडिक अमीनो एसिड हो, चाहे कोई भी बेसिक अमीनो एसिड हो, चाहे कोई भी न्यूट्रल अमीनो एसिड हो, चाहे कोई भी एरोमेटिक अमीनो एसिड हो। एवरी अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन बेटा आइसोइलेक्ट्रिक, कैन एग्जिस्ट इन द ज़्विटराइन फॉर्म। इस फॉर्म में सारे अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, बट जिस पर्टिकुलर पीएच पर कोई भी अमीनो एसिड ज़्विटराइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उस पीएच को बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। All amino acid has a tendency to exist in this particular form, which is called as the Zwitterine form, where the overall charge is neutral. All can exist in this form, and the particular pH, जिस pH पर वो ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसे आइसोइलेक्ट्रिक pH बोलते हैं बेटा। अलग अलग अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक pH अलग अलग होता है, डिफरेंट pH पर डिफरेंट अमीनो एसिड इस तरीके से बिहेव करते हैं, बट दिस particular behavior is called as the Zwitter-ionic form। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। सारे अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, ऐसे ही दिखाया जाएगा कि अगर एक सोल्यूशन में वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, 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 तो कौन सा Zwitter-ion फॉर्म है। क्लियर है, इजी, ठीक है। And now what we are going to do beta, now what we are going to do is using these amino acid we are going to make our proteins। हम अपने प्रोटीन्स को बनाते हैं, हम अपने प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि प्रोटीन्स कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। मतलब न्यूट्रल मतलब ओवरऑल नेट चार्ज जीरो दिख रहा है ना, अरे मतलब कि नेट चार्ज जीरो भाई, है ना। और इसीलिए ना वो एनोड ना वो कैथोड किसी तरफ भी मूव नहीं करता है, ठीक है ना। मैम इतना सारा याद कैसे होगा बेटा, इतना कमेंट करने से तो याद नहीं होगा बेटा, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है ना। तुम तो 11वीं में हो, तुम अभी से रो रहे हो तो बेटा
12वीं में जाने के बाद यार ड्रॉपर बन जाओगे तो कैसे करोगे, और मेडिकल कॉलेज में कैसे करोगे बेटा? अगर तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है तो मेरे ख्याल में तुम फिर गलत प्रोफेशन को चुन रहे हो। हाँ सच बात है, अगर तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है तो तुम गलत प्रोफेशन को बेटा चूज कर रहे हो, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हो इससे 100x टाइम ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो कि आप 100x टाइम ज्यादा पढ़ सकते हो तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है बेटा मेडिकल फील्ड के अलावा भी, जिसमें आप लोग एक्सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बेटा किसी भी तरीके से कि पढ़ाई आगे कम हो जाएगी, तो माय डियर सपोलास 100 क्या 1000 टाइम्स ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा व्हेन यू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। ठीक है ना, ये कम तो कभी नहीं होने वाला बेटा, यहां से बढ़ेगा ही। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई झूठी दिलासा देने वाली कोई बात नहीं है कि बेटा मैं तुम्हें झूठी तसल्ली दे दूं, नहीं नहीं बेटा। जैसे हमें सपने दिखाए जाते थे, जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो हमें बड़े सपने दिखाते थे, भाई तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी लाइफ सेट है एकदम, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तुम एक बार बस क्लियर कर लो, है ना, एक बार बस नीट का एग्जाम निकाल लो, पीएमटी निकाल लो, फिर तो भाई ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो सबसे बेसिक लेवल वाला टेस्ट तुम देने वाले हो, जो तुम नीट का एग्जाम दोगे, सबसे बेसिक टेस्ट। अगर एक मेडिकल का स्टूडेंट से पूछोगे ना, मेडिकल के स्टूडेंट से कि तूने अपने जिंदगी में बेटा कौन सा सबसे बेसिक टेस्ट दिया है, तो वो यही वाला कहेगा कि यार नीट ही सबसे सही था यार, उसके बाद तो, है ना। बी प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी, देन इट्स वेरी गुड, है ना, देन इट्स वेरी गुड। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बेटा। अगर मुझे लगता है ना कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट बिकॉज यू आर सो अवेयर बेटा, है ना, एटलीस्ट आपके अंदर ये, आपको ये पहले से बता दिया जाता है कि यार नहीं ऐसा, ये झूठी बातें मत सुनो, सच में पढ़ना पड़ता है, तो एटलीस्ट आपको रियलिटी तो पता रहती है ना। क्योंकि जब हम कर रहे थे ना तैयारी, तो हमें तो कोई रियलिटी नहीं पता थी बेटा, सच्चाई, हमें तो जो बोल दिया वही हमें पता है। आपको तो रियलिटी पता है कि पढ़ना पड़ता है यार। झूठी बातें कि नहीं अब तो सेट हो गया लाइफ, मजे ही मजे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ मजे करने का भी टाइम आता है, उसका भी टाइम आता है, लेकिन वो टाइम में बहुत टाइम लगता है, उस टाइम में बहुत टाइम लगता है, एंड दैट्स व्हाई वी से दिस इज अ प्रोफेशन व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस बेटा, प्रोफेशनली ऑल्सो, और तुम जब एकेडमिक्स में भी देखोगे तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। सो गो फॉर इट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन योर मतलब करियर वाइज, ठीक है ना। यस चलिए बहुत बढ़िया, आई एम रेडी। इसी बात के साथ में हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं जो टॉपिक, दैट इज प्रोटीन्स। और एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है प्रोटीन्स, एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं। किसके पॉलीमर्स होते हैं मैम? पॉलीमर्स होते हैं ऑफ अमीनो एसिड्स। वो जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स थे बेटा, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके प्रोटीन्स को, ठीक है ना। कुछ बातें जो मैं स्टार्टिंग में लिख रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल बातें हैं। प्रोटीन्स आर नेवर, या फिर ऐसे लिख लो, प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। क्या अर्थ है इसका? यार आपने पॉलीसैकेराइड्स जब पढ़े तो आपने पढ़ा पॉलीसैकेराइड्स तो होमो भी होते हैं, देखो मैं पॉलीसैकेराइड्स ही लिखने लग गई, नेवर हेट्रोपॉलीमर। पॉलीसैकेराइड्स होमो भी होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बेटा हेट्रो भी होते हैं। वो सिमिलर सब यूनिट से भी बने होते हैं और वो डिफरेंट सब यूनिट्स के भी बने होते हैं बेटा। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर ऑलवेज 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 मेड ऑफ, दे आर ऑलवेज, एक सेकेंड देना बेटा, कौन है भाई, हेलो भैया मैं घर पे नहीं हूं, प्लीज आप शुराक में रख दीजिए। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है भैया, नो प्रॉब्लम। हाँ जी भैया बताइए। भैया 721744। हाय राम भैया, कितने कितने कोड्स हैं? बेटा तब तक तुम नोट करो यार।
सारे पार्सल्स मेरे अर्जुना के क्लासेस में ही आते हैं। एक और कोड आया क्या भैया? ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। हाँ, नंबर बेटा इतनी इतनी तेजी से, जितनी तेजी से कोड याद कर रहे हो ना, इतनी तेजी से, जितनी तेजी से तुम कोड ऐड कर रहे हो ना, उतनी तेजी से पढ़ाई कर लेते ना, तो ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं इतना ज्यादा कैसे याद होगा। कोड तो बड़ी तेजी से याद कर लिया, अभी फोन नंबर बता रही थी तो बड़ी तेजी से याद कर लेते। हाँ, रूबिस्को एंड कोलाजन, देखना सब रट रहे हैं, एकदम कोड रट लिया है। डिलीवरी कोड लेके तुम क्या करोगे बेटा, ये बताना। हाँ, रूबिस्को इज राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कितनी जल्दी हमारा बुद्धि जो है ना, हमारी जो बुद्धि है ना, वो क्या बोलते हैं, उल्टे कामों में बहुत तेजी से लगती है, बहुत तेजी से ना। जो भी बेटा तुम रियलाइज करोगे, जो काम ना आपको सच में करने के लिए मना किया जाता है, उस काम को करने का मन करता है ना। जो चीज आप सोचते हो ना कि यार ये ना, कभी कभार पढ़ाई में भी होता है यार, ये ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पढ़ने जाते हो ना, तुम्हें लगता है यार ये तो मेरे को बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। जो भी ऐसे फालतू की चीजें होती है ना, जिसपे ब्रेन ज्यादा लगना नहीं, वो सारी चीजें तुम्हें आसान लगती है, और जो काम की मतलब की चीज है ना, उसको करने जाओगे तो मौत आ रही होती है यार। देखो, रूबिस्को के बारे में एनसीईआरटी कहती है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। होता है कि नहीं तुम्हारे साथ, ये बताओ। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ना, अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो सेल्यूलोज है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस काइटिन है, ठीक है ना। यस, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर इज बेटा रूबिस्को। एंड अगर पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, तो वो होता है बेटा कोलेजन। तो वो होता है बेटा कोलेजन। एनिमल वर्ल्ड में पूछा जाए सबसे अबंडेंट प्रोटीन, एनिमल वर्ल्ड में बेटा अगर पूछा जाए सबसे अबंडेंट प्रोटीन, दिस इज कोलेजन। एंड होल बायोस्फीयर में अगर बेटा पूछा जाए सबसे अबंडेंट प्रोटीन, दैट इज रूबिस्को, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना। आर कैपिटल है, यू स्मॉल है, बी कैपिटल है, आई एस स्मॉल है, सी कैपिटल है, ओ कैपिटल है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हमने बोले। प्रोटीन्स कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होती है, ये हमेशा हेट्रोपॉलीमर होती है। मतलब कि कभी भी सेम अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स नहीं बनते हैं। प्रोटीन्स ऑलवेज बेटा फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड। डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंबाइन करके ही कौन क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन्स। लेकिन जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जिसके पास मेडिजी है, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, धन्यवाद, है ना। उनको तो ऑलरेडी पता है कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैसे पढ़ने वाले हैं। शायद कई बच्चे तो जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना होगा तो पढ़ चुके होंगे। चैट्स ऑन कर रही हूं। देखो बेटा, बहुत ही आसान है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को पढ़ना। देखो, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर मैं हमेशा पढ़ाती हूं, बालों से आप अपने रिलेट कर सकते हो। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम एक सपोली का बेटा, कई सारे हमारे सपोली होंगे जिनके बेटा सपोला सपोली एक ही बात, वैसे तो सारे फीमेल मेल हो, मैं सपोला ही बोलती हूँ वैसे।
तो कोई तो हमारी बेटा ऐसी सपोला होगी जिसके बाल कर, मेरे भी बाल एक्चुअल में देखा जाए ना, अब मैं जब तक ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ तो ब्लो ड्राई करने से बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, बट अदरवाइज मेरे नेचुरली वेवी हेयर है, कर्ली हेयर है ना, जो आप लोगों ने देखे भी हुए हैं, तो मेरे नेचुरली कर्ली हेयर है, व्हेन आई ब्लो ड्राई इट बिकम्स स्ट्रेट। सो अगर नेचुरल कर्ली गर्ल्स जो होती हैं जिनके बाल एक्चुअल में बेटा कर्ली होते हैं, जब वो हेयर वॉश करते हैं ना, तो हेयर वॉश करने पर उनको ऐसा एहसास होता है कि उनके बाल स्ट्रेट हो गए, क्योंकि जब आप हेयर वॉश कर लेते हैं और गीले बालों को अगर आप कोम करेंगे ना, तो गीले बालों को कोम करने से बाल स्ट्रेट लगते हैं। तो सपोली थोड़ी देर के लिए बेटा बहुत खुश हो जाती है कि यार, क्योंकि कर्ली जिनके हेयर होते हैं उनको चाहिए होता है मेरे स्ट्रेट हो जाए, जिनके स्ट्रेट होते हैं उनको चाहिए होता है कर्ली हो जाए, है ना। ये तो बेटा बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं अभी उस सपोली की बात कर रही हूँ जिसकी बेटा एक्चुअल हेयर कर्ली है, बट जब उसने बालों को धोया तो बालों को धोने के बाद उस सपोली के बाल जो हो गए बेटा कोम करने के बाद सीधे हो गए। जब आपके बाल सीधे हो जाते हैं ना, तो जैसे एक स्ट्रेट आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये सपोली के जो बेटा स्ट्रेट हेयर आपको दिख रहे हैं, ये सपोली के स्ट्रेट हेयर जो होते हैं, ये इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं आपको अभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी भी ना, तो आप देखोगे कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो कहीं से भी फोल्डेड नहीं होता, बिल्कुल बेटा स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना, यस, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन सपोली का बेटा सच्चाई से सामना बहुत जल्द होने वाला था, क्योंकि सारे कर्ली हेयर वाले बंदे जानते होंगे, लड़कियां जानती होंगी कि जिनके कर्ली हेयर होते हैं ना बेटा, खास करके अगर तुमने उसको कोम्ब कर दिया ना, तो अगर तुमने कोम्ब कर दिया ना बेटा, तो तुम्हारे जो बाल अच्छे नॉर्मल दिख सकते थे कर्ली में भी, कोम्ब करते ही बेटा वो यहां से यहां हो जाते हैं। मोनिका के बाल याद है, अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा हो तो फ्रेंड्स में मोनिका, वो मैं जगह का नाम भूल गई, कौन से आइलैंड में जाती है बेटा वो, जब उसके बाल ऐसे हो जाते हैं। तो एनीवे, अगर कर्ली हेयर्स को आप कोम्ब कर दो तो वो ऐसे बन जाते हैं, है ना। बट एनीवे, जब इसके बेटा एक्चुअल, जब इसने वॉश किया था तब तक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, बट बेटा रियलिटी तो कुछ और है ना। रियलिटी ये है कि सपोली अभी सैड होने वाली है, क्योंकि बेटा सच्चाई से इसका सामना होता है और इसको पता चलता है कि भाई मेरे जो बाल हैं वो तो एक्चुअल में ऐसे हैं, हेलिकल बाल हैं मेरे, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये रियलिटी है, कर्ली हेयर। सो यस, सुनो यस, ये जो कर्ली हेयर है इसके, सपोली थोड़ी सी सैड हो गई। जब ऐसे हेलिक्स बनते हैं तो दिस इज बेटा द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पर सपोली जो है हार नहीं मानती है। देखो, मेरा भी एक बहुत बड़ा अच्छा सोल्यूशन होता है कि मेरे को अगर जिस दिन लग रहा है कि यार मेरे बाल ना ये सही नहीं दिख रहे हैं, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं बन बना लेती हूँ। वो हमारा सोल्यूशन है, एस्केप। हमने क्या किया बेटा, बन बना लिया। ये तो म्यूरियल लग रही है भाई, म्यूरियल, करेज द क्या शो का नाम था, कुछ तो डॉग ना, भूल गई हूं मैं, कार्टून जिसमें म्यूरियल आती थी, उसका एक हस्बैंड होता था। भाई एक डॉग की कहानी थी, ये म्यूरियल लग रही है, ठीक है ना, कार्टून आता था एक। तो मैंने क्या किया बेटा, बन बना लिया। बन बना के मैं खुश हो गई, है ना। तो बन बना लिया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और फिर इसने सोचा बेटा, इस सपोली ने सोचा कि मेरे को ना वायरल होना है। तो मैं वायरल कैसे होंगी, नॉर्मल चीजें करके तो आजकल कोई वायरल होता नहीं है ना बेटा। कावर्डली डॉग, सही बोल रही थी मैं। तो इसने कहा कि मेरे को वायरल तो मैं तभी हो सकती हूँ जब मैं ऐसे ना 4 बन बना लूं, ऐसे मेरे पास मोर देन 1 बन्स हो जाए तो मैं बन जाऊंगी वायरल। ये होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। अगर किसी मैं बाल को सीधा देख रही हूं तो वो मेरा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जैसे मैम का अभी हो रखा है। मैम के रियल बाल कैसे हैं, कर्ली हैं, हेलिकल हैं, तो मेरा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अगर किसी दिन मैंने बेटा उस हेलिकल स्ट्रक्चर को ऐसे ऐसे गोल गोल करके जूड़ा बना लिया एक, तो वो मेरा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। और अगर बेटा मैंने ऐसे 4 बना के मैं आ गई तो फिर बेटा फिर तो हो गया क्लास, ठीक है, वो हो जाएगा बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बट ये तो बिल्कुल म्यूरियल लग रही है यार, ठीक है ना। यस, सो एक्चुअल में ये है मामला, और इसी को अब बेटा आपकी किताब में जैसे लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या यहां से किसी को कोई दुखदार समस्या, एक्चुअल में आप ऐसे ही पढ़ोगे इसको। आप प्रोटीन का भी जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी आप इसी से देखना रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। पढ़े इसको फिर, यस यस
4th इज द बेस्ट। सोचो किस दिन बेटा मैं ऐसे 4 जूड़ा बना के आ जाऊं, क्या मस्त है। पढ़ ही नहीं पाओगे यार, मैं खुद पढ़ा ही नहीं पाऊंगी बेटा, है। यस, चलो अब हम बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो करने जा रहे हैं दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? स्ट्रेट देखो यार, हमारी बॉडी के अंदर जब भी डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, कोई भी प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर बेटा बनता है, कोई भी प्रोटीन बेटा आपकी बॉडी के अंदर जो बनता है, वो प्रोटीन हमेशा पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑल द प्रोटीन्स बेटा एग्जिस्ट एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सारे प्रोटीन सबसे पहले प्राइमरी बनते हैं, फिर कुछ बेटा सेकेंडरी बन जाते हैं, कुछ टर्शरी बन जाते हैं और कुछ क्वाटरनरी बन जाते हैं। बट इनिशियल सिंथेसिस सारे प्रोटीन्स की जो आपके एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स, वो हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही होते हैं। लिखिए और फटाफट से इसे नोट कीजिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे आपके स्ट्रेट हेयर है वैसे। हम कह रहे हैं जो इनिशियली एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, ऑल प्रोटीन्स आर इनिशियली सिंथेसाइज्ड एज, ऑल प्रोटीन्स आर initially synthesized as प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो सबसे पहले बनते हैं वो हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्रोटीन है, मान लो ये प्रोटीन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है? प्रोटीन अमीनो एसिड का बना हुआ है, चाहे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही क्यों ना हो, इसमें है क्या? अमीनो एसिड्स हैं। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन पता चल सकती है बेटा? इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से आप बहुत इजीली से बता सकते हो कौन सी पहली अमीनो एसिड है, कौन सी दूसरी अमीनो एसिड है, कौन सी तीसरी है, कौन सी लास्ट अमीनो एसिड है। बहुत आसानी से आप ये बता सकते हो बेटा। देखो ना, आप खुद मुझे बताओ, अगर कोई प्रोटीन की चेन ऐसे फोल्ड हो गई या ऐसे फोल्ड हो गई या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हो गई, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पहली कौन सी दूसरी कौन सी, क्योंकि ये फोल्डेड है। लेकिन अगर प्रोटीन का कोई भी स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इसमें आप बहुत इजीली प्रोटीन्स की पोजीशंस अमीनो एसिड्स की पोजीशन बता सकते हो। तो हम कहते भी हैं इट गिव्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड्स। इट गिव्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड्स। ये पोजिशनल इंफॉर्मेशन बताती है अमीनो एसिड्स की। पोजिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कौन सी अमीनो एसिड फर्स्ट, कौन सी अमीनो एसिड सेकंड, कौन सी अमीनो एसिड लास्ट, बहुत इजीली बता सकते हो। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको और कोई बॉन्ड बेटा देखने को नहीं मिलता, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। यहां आप बेटा बहुत आसानी से यहाँ पे एन टर्मिनल देख पा रहे होते हो। You can very easily tell about the N terminal and you can very easily tell about the C terminal. ये बिल्कुल भी folded structures नहीं होते। देखो, फोल्डिंग तो प्रोटीन के चेन की बाद में होती है। इनिशियली प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो हमेशा प्राइमरी फॉर्म में ही रिलीज होता है। धीरे 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 करके बेटा कुछ प्रोटीन सेकेंडरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कुछ टर्शरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है ना। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, क्योंकि मुझे फ्लो चार्ट में करना है, ठीक है ना। यस, पानी चाहिए यार, नहीं नॉर्मल। ये ग्लास के इस पानी में कुछ था, भैया को बता दीजिएगा अगर। मैम ये तो हेट्रो होता है ना, तो क्या दिक्कत है बेटा, हेट्रो होता है तो। अरे तो मैंने थोड़ी अमीनो एसिड का नाम थोड़ी लिखा हुआ है। हेट्रो होता है तो कोई भी अमीनो एसिड लगा सकते हो, मैंने थोड़ी बोला कि सेम अमीनो एसिड से बना हुआ है।
ठीक है ना। जस्ट बिकॉज मैंने वो गोले सेम सेम बना दिए इसका मतलब होमो थोड़ी बना दिया मैंने बेटा, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी तो बेटा टॉपिक को छू के निकल गई है ना, लेकिन आप आधा अधूरा पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपको ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, तो आप बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है ना। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है मैम, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा वैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिर्फ करली बाल जैसे हमने बताया ना, दो फॉर्म्स में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना बेटा, वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लीटेड। और बीटा प्लीटेड भी फर्दर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रोटीन्स, कोई कोई प्रोटीन्स फोल्ड होते जा रहे हैं, है ना। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। जब आप प्रोटीन की चेन सीधी बना रहे थे तब तक तो वो प्राइमरी था, स्ट्रेट बाल। अब बाल में फोल्डिंग आ रही है ना। जब आप अल्फा हेलिक्स कहते हैं ना बेटा, इसमें प्रोटीन की चेन ऐसे फोल्डेड है, ऐसे फोल्डेड है, हेलिक्स बन रहा है, कॉइल दिख रहा है, ऐसे फोल्डेड हो गई है। अब देखो ध्यान से समझो बेटा, ये एन टर्मिनल बना दिया, ये सी टर्मिनल, मैंने इस स्ट्रेट को ही बेटा क्या कर दिया है, फोल्ड कर दिया। प्राइमरी को ही मैंने फोल्डिंग कर दी। और याद रखिए राइट साइड पे ही टर्न होता है हमेशा, ऑलवेज राइट साइड टर्न होता है, क्योंकि ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्टेन्ड। कभी भी लेफ्ट हैंड पे आप टर्न नहीं करते हो, लेफ्ट साइड से टर्न नहीं करते हो, ऑलवेज राइट साइड से टर्न्स होते हैं, तो ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिक्स आर फॉर्म्ड। आप खुद सोच के मुझे बताओ बेटा, प्रोटीन की चेन फोल्ड कैसे हो गई। प्रोटीन की चेन इसीलिए फोल्ड हुई क्योंकि प्रोटीन में क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, सल्फर ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है, कितने सारे अल्काइल ग्रुप है ना। आप खुद सोच के देखो बेटा, ये आपकी प्रोटीन की चेन के अमीनो एसिड्स है। अब आपकी प्रोटीन की चेन फोल्ड हो गई, पता है क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और भी ज्यादा बॉन्डिंग हो रही है। ये आप अपने रियल लाइफ से भी तो रिलेट कर सकते हो। दो दोस्त इनिशियल जो पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो इतना करीब कैसे आते हैं बेटा, जब उनकी बॉन्डिंग और ज्यादा होती है ना। उनकी बॉन्डिंग जब ज्यादा होती है, जब वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो बेटा क्या होती है, एक सेकंड, हाँ, तो क्या होती है बेटा, तो वो क्लोज होते हैं ना, है ना। तो ये अमीनो एसिड्स भी करीब आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में और ज्यादा बॉन्डिंग दिखती है। इनमें पेप्टाइड बॉन्ड तो पहले से था जो आपकी स्ट्रेट प्राइमरी स्ट्रक्चर में था, अब ये और ज्यादा करीब आ रहे हैं क्योंकि इनमें और ज्यादा बॉन्डिंग दिख रही है। एक्चुअल में अमीनो एसिड्स के बीच में, ये मैंने ग्रीन कलर से क्या दिखा है, अमीनो एसिड्स, इनके बीच में फर्दर बेटा क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। इनके बीच में फर्दर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। तो ये और ज्यादा, इसीलिए ये फोल्डेड भी हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो other than peptide bond, you are also going to see hydrogen bonds, and this is going to bring the chain in a folded form. This is hydrogen bond. Peptide bond तो हमेशा ही रहेगा। पेप्टाइड बॉन्ड तो कोई भी स्ट्रक्चर उसमें अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अलावा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं कह रही हूं, ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स, ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स, ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स। दूसरा, अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड, अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड सीन, दैट्स इट, खत्म। इसीलिए ये फोल्ड हो गई है, स्लाइटली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तुम चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। केराटिन प्रोटीन, हमारे जो बालों में प्रोटीन है, हमारे जो स्किन में प्रोटीन है, हमारे जो नेल्स में प्रोटीन है, दे आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। यस भाई, इस पानी में देखो, ठीक है ना। फिर आता है बेटा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बीटा प्लीटेड, वैसे मैं ओवरऑल एक एग्जांपल लिख देती हूं। इसका एग्जांपल होता है फिब्रोइन। फिब्रोइन प्रोटीन ना हमारी सिल्क में पाई जाती है बेटा। फिब्रोइन प्रोटीन ना सिल्क में पाई जाती है, सिल्क की सारी सिल्क, है ना। तो ये जो बीटा प्लीटेड होती है, अब इसको ध्यान से समझना, देखो बहुत ही इजी है, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट वाइज, ताकि आपको ना रट्टाफिकेशन ना लगे, दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको बता दे रही हूं।
इसमें एक होती है बेटा जिसे बोला जाता है एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड। देखो, चाहे एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड हो चाहे पैरेलल बीटा प्लीटेड हो, है तो ये क्या बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, डेफिनेटली ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें फर्दर फोल्ड दिख रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या थी, मैं आपको ना एक तार के इस्तेमाल से ही बता पाऊंगी, तो मैं एक अपने फोन का ही चार्जर यूज करती हूं। देखो देखो सुनो, जब प्रोटीन की चेन ऐसी सीधी थी तो ये क्या थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर मैंने इसको बेटा ऐसे, अब मेरा तो बेटा एक ही हाथ है ना, तो मैं कैसे फोल्ड करूं, आप समझ पा रहे हो ना। जब मैंने इसे ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये क्या बन गई बेटा, ये बन गई हमारी हेलिकल अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स, है ना। मैं बना नहीं पा रही हूं। अब मेरे को बनाना है इसे बीटा प्लीटेड। ये भी सेकेंडरी है, मतलब ये सीधी तो होगी नहीं, ये फोल्डेड ही होगी। तो अब मैं फोल्डेड में इसे या तो एंटी पैरेलल बनाऊंगी या तो पैरेलल बनाऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करके बताती हूँ। तो जो एंटी पैरेलल होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, और जो पैरेलल होती है एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। ठीक है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। देखो, और यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, पहले बना लो फिर मैं समझा तो रही हूं। पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, वो तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, एक आप कह रहे हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर जो कि एंटी पैरेलल है, और एक आप बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कह रहे हैं जो पैरेलल है। ये एक प्रोटीन की चेन है, एक ही प्रोटीन की चेन है। जब ये प्रोटीन की चेन जब ऐसी सीधी थी तो ये क्या है बेटा, तो ये है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे 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 फोल्ड कर दिया तो ये मेरी क्या बन गई थी, अल्फा हेलिक्स। अब मुझे इसे प्लीटेड बनाना है। प्लीट्स का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं ना, प्लीट्स मतलब फोल्ड्स ही हैं एक तरीके के। लेकिन मैंने यहाँ पे प्लीट्स कैसे बनाए, मैंने, अगर तुम एंटी पैरेलल देखोगे तो मैंने एक ही चेन को यूज किया है। मैंने एक ही प्रोटीन की चेन में ऐसे प्लीट्स बना दिए, ऐसे। क्या आपको ये दिख रहा है, क्या ये आपको दिख रहा है, क्या ये आपको दिख रहा है, बताओ, क्या ये आप देख पा रहे हो, माय गॉड्स बताइए, क्या ये आपको दिख रहा है। यस, मैंने एक ही प्रोटीन की चेन को ऐसे फोल्ड किया है, कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड किया है तो सेकेंडरी बन गए। मैंने कुछ ऐसे फोल्ड किया है कि जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है ना, उसकी एन टर्मिनल सी टर्मिनल उसके नीचे वाली प्लेट के एन और सी के अपोजिट ओरिएंटेशन में हो, अपोजिट ओरिएंटेशन में है। मतलब कि अगर मैं इस ऊपर वाली प्लीट को देखूं, इसका एन टर्मिनल सी टर्मिनल ऐसे है, तो इसके नीचे वाली जो प्लीट है उसका एन टर्मिनल सी टर्मिनल अपोजिट है, फिर ये अपोजिट है, फिर ये अपोजिट है, इसीलिए ये एंटी पैरेलल कहलाते हैं। इस पे पीएचडी और नहीं करनी, दैट्स इट। इसे एंटी पैरेलल क्यों बोला, क्योंकि हर एक प्लेट में जो एन टर्मिनल सी टर्मिनल है वो अपोजिट ओरिएंटेशन में है। जब आप एक पैरेलल सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर का एक एक्सेप्शन है, जहां आप प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सारे स्ट्रक्चर्स को एक सिंगल प्रोटीन की चेन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सिंगल चेन जब सीधी है तो प्राइमरी, फोल्डेड ऐसे करके है या ऐसे करके है जो एंटी पैरेलल में, ये सेकेंडरी, और इसी को जब आपने ऐसे ऐसे करके हॉलो वुलन बॉल बना लिया तो ये टर्शरी हो जाती है ना। ये सिंगल प्रोटीन की चेन से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जो बीटा प्लीटेड होती है इसको आप
एक प्रोटीन की चेन से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, यहां मैंने आपको एक से ज्यादा प्रोटीन की चेन ली हुई है। तो एक प्रोटीन की चेन और उसके नीचे मैंने एक और प्रोटीन की चेन रखी है, और उसका ओरिएंटेशन मैंने बेटा सेम रखा है। जिस डायरेक्शन में एक चेन की बेटा एन टर्मिनल सी टर्मिनल है, उसी डायरेक्शन में दूसरे वाले की भी एन टर्मिनल सी टर्मिनल है, इसीलिए ये एक पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होती है। पैरेलल या एंटी पैरेलल एन और सी टर्मिनल के ओरिएंटेशन पे है। देखो यहाँ पे दो प्रोटीन की चेन है, तो इनमें भी अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। इस वाले चेन के अमीनो एसिड्स इस वाले चेन के अमीनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। वैसे तो प्रोटीन का जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप एक पॉलीपेप्टाइड यूज नहीं करते हैं। 4 जुड़ा बनाए थे ना, वहां एक्चुअल में मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे पैरेलल में भी आप इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हो। डोंट गो बियॉन्ड दिस, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। मैं थोड़ा सा फिर भी ना आप लोगों के लिए लिख देती हूं, ताकि आपको कभी भी ये पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां हमने बेसिकली बात की अ स्ट्रैंड of protein folded as the N and C is oppositely present to the pleat below, pleat next to it। यहां N terminal C terminal is in same direction। ठीक है ना? डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन कर लो मेरे प्यारे सपोलो। और हो जाए तो बताना, ठीक है ना? डन हो जाए तो बताना। डन हो गया। अब बेटा फिर तो आता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी वेरी इजी। जूड़ा बनाना है, जूड़ा मतलब और ज्यादा फोल्डिंग करनी है हमें, ठीक है? अभी और ज्यादा फोल्डिंग करते हैं, देखो। डन। देखो अब आप मुझे बताओ, अगर और ज्यादा फोल्डिंग हुई है तो क्या और ज्यादा बॉन्ड बने होंगे? मुझे बताओ। जैसे जैसे आपको बॉन्डिंग ज्यादा दिख रही है, मतलब फोल्ड ज्यादा दिख रहा है, मतलब वो और भी ज्यादा अमीनो एसिड्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा। बताओ हाँ या ना? जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना बेटा, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जहां प्रोटीन की चेन जो है ना फोल्ड हो गई है, लेकिन कुछ इस तरीके से फोल्ड हुई है, अभी देखो। और एक टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर ना बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ठीक है ना? यहां पे भी बहुत सारी अमीनो एसिड्स है। ये इतना फोल्ड कैसे हो गई? ये इतना फोल्ड इसीलिए हो गई क्योंकि इनमें अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा और ज्यादा इंटरैक्शंस दिखे होंगे। और ये कुछ इस तरीके से बेटा फोल्ड होती है, ये कुछ इस तरीके से बेटा फोल्ड होती है जिससे कि एक हॉलो वुलन बॉल। बेटा कभी अगर मम्मी को बचपन में, अभी तो पता नहीं, मम्मी को बचपन में मतलब, अरे देखो देखो बना रही हूं, सुनो सुनो सुनो। पहले के टाइम पे तो मम्मियां बेटा ऊन से कर रही होती थी। आजकल तो बेटा सब्जियां भी ब्लिंकिट से आ जाती है, सब्जियां भी बेटा इंस्टामार्ट से आ जाती है ना? पहले की बात तो और थी। मैंने खुद अपनी मम्मी को देखा हुआ है कि ऊन का गोला होता था और ऊन को ना पहले ऐसे लपेटा जाता था, तो घुटने पे मम्मी लगा के बैठती थी और हम भी मम्मी की हेल्प कर रहे होते थे, तो मम्मी ऊन को फिर ऐसे धीरे 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 करके ऊन का बॉल बनाती थी।
ठीक है ना। फिर उसको बेटा उससे स्वेटर्स बनते थे। आज भी मेरे घर में कुछ मेरे स्वेटर्स, मेरे कुछ स्कार्फ्स मम्मी के सिले हुए रखे हुए हैं घर पे, ठीक है ना। आज के डेट पे ना टाइम है बेटा इतना, है ना वैसी स्थिति है, ना वैसी सिचुएशन है, ठीक है ना। तो वक्त तो बदल गया है, चीजें भी बदल गई है। तो ऊन का गोला जैसा देखते हो ना बेटा, जैसे ऊन का हॉलो वुलन, लेकिन हॉलो होना चाहिए। हम जो ऊन का गोला बनाते हैं वो तो अंदर से क्या है बेटा, वो अंदर से सॉलिड है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि यहाँ प्रोटीन की चेन कुछ इस तरीके से फोल्ड होती है। जब तक बेटा हेलिक्स थी तब तक तो वो सेकेंडरी है, प्लीटेड है तो भी वो सेकेंडरी है, पर अब वो उससे भी ज्यादा कई कई जगहों पे वो और ज्यादा फोल्ड हो जाती है। और कई कई जगह पे जब वो बेटा और ज्यादा फोल्ड हो जाती है तो उसे कहा जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मेरे पास भी है। अच्छा, इस पे चलो मैं एक कहानी, एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको कि जब स्कूल में ना मम्मी के बनाए हुए स्वेटर्स, मम्मी जब स्वेटर्स बनाती थी या मम्मी जब मेरे लिए स्कार्फ बनाती थी या ग्लव्स बनाती थी, तो तब मेरे को बहुत ऐसा होता था कि यार मम्मी खरीद के दे दो ना, सब खरीद के पहनते हैं, सबने मार्केट वाला पहना हुआ है, मम्मी आप तो यार मेरे को हमेशा ऐसे घर वाला बना के दे देती हो, है ना। एंड जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप रियलाइज करते हैं कि वो चीजों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं और उसके पीछे कितने इमोशंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तब ऐसा लगता है मम्मी आप तो हमेशा बना, लोग खरीद के पहनते हैं मम्मी मार्केट वाला, आप हमें हमेशा ऐसे बना के दे देती हो, है ना। सो दैट इज द थिंग, टाइम चेंजेस, है ना, एंड सो डज आर इमोशंस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पहली बात तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं। प्रोटीन चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। अब मैं तो 3D नहीं दिखा रही हूं, बट ये 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, क्योंकि हॉलो वुलन बॉल बनी है ना, तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। अभी तक कोई भी आपने 3D नहीं बनाया, दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म अ hollow woolen ball। hollow मतलब जो अंदर से खाली हो, hollow woolen ball like structure। of course it is the 3D structure of protein। it is the 3D structure of protein। आपको इस टर्शरी स्ट्रक्चर में ना बेटा हर जगह अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं कहीं पे आपको इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी नजर आएगा, है ना, नजर तो आएगा ही। जहां आपको कोई भी स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है मान लो, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। कहीं आपको ऐसे बेटा हेलिक्स दिख रही है, सॉरी ऐसे आपको फोल्ड दिख रहे हैं हेलिकल, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो आपको एक टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, आपको एक टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। जो भी स्ट्रेट पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज द प्राइमरी, जो भी आपको हेलिकल दिख रहा है वो आपका सेकेंडरी, है ना। सो यू कैन फाइंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी विद इन द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ऑल्सो यहां पे वेरियस इंटरैक्शंस अमंग अमीनो एसिड्स, वेरियस इंटरैक्शंस अमंग अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के बीच में अलग अलग इंटरैक्शंस होते हैं, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, ये तो अनसेड है, ये तो होगा ही होगा। पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, आयनिक इंटरैक्शंस, मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बेटा इंटरैक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन अमीनो एसिड्स, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स बेटा क्या हो गई है, सॉरी प्रोटीन की चेन क्या हो गई है, फोल्डेड हो गई है। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्शरी स्ट्रक्चर इज absolutely essential for many biological activities of protein।
आपकी प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी प्रोटीन्स जो फंक्शनल होती हैं, वो फंक्शनल होती हैं जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। जब वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होती है तब वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको पता है, जब मैं आगे आपको एंजाइम्स पढ़ाऊंगी तो एंजाइम्स का जो टर्शरी स्ट्रक्चर आप देखते हो, ये इस तरीके से अपने आप में फोल्डेड होती है कि इसकी फोल्डिंग की वजह से कुछ ना पॉकेट्स बनते हैं। जब ये फोल्ड हो रही है ना तो ऐसे ऐसे कुछ स्पेसेस बनती है, कुछ पॉकेट्स बनती हैं। मैं इसको एंजाइम्स में आपको पढ़ाऊंगी भी। उन पॉकेट्स को बोला जाता है एक्टिव साइट्स, जैसे आप एंजाइम्स में पढ़ोगे। और वो एक्टिव साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स की, क्योंकि उसके बिना वो फंक्शनल नहीं होंगी। उन एक्टिव साइट से ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है और सबस्ट्रेट फिर आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब ये फोल्ड होती है ना बेटा, तो फोल्ड होने की वजह से कुछ कुछ ऐसे क्रिवाइसेस बनते हैं या पॉकेट्स बनते हैं जिन्हें आप एक्टिव साइट्स बोलते हैं। और वो एक्टिव साइट्स जो होती हैं बेटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फॉर द एक्टिविटी। मैं लिखती भी हूं ड्यू टू द फोल्डिंग some pockets or crevices are formed as seen in enzymes में मैं बताऊंगी भी, as seen in enzyme known as active sites। तो ये 3D स्ट्रक्चर हो गई, ये हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गई, इनमें एक्टिव साइट्स दिखती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी हैं, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट इंटरैक्शंस दिखते हैं अमीनो एसिड्स के बीच में। डाइसल्फाइड बॉन्ड निखिल इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके मसल्स में मिलता है एक प्रोटीन जिसे बोलते हैं मायोग्लोबिन। जैसे आपके ब्लड में मिलता है हीमोग्लोबिन, वैसे मसल्स में मिलता है मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बेटा द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। यस, लास्ट एक बारी बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा देती हूं, ठीक है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग आपको होमवर्क दूंगी, कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी कैटलिस्ट के, वो थोड़े से कर लेंगे, ठीक है ना। डन। लास्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कर लें। हाँ, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर याद आ रहा है, कुछ धुंधला धुंधला। लास्ट बेटा आज का नंबर 4, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होगी, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, क्वाटरनरी। ई आएगा या ए आएगा बेटा, देख लेते हैं ना। वाह, जो पेज खोला उसमें क्वाटरनरी लिखा ही नहीं है। ए ए ए ए ए ए नरी नहीं है, नरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अरे ये मैं क्या कर रही हूं, दोनों ही चीजें लिख दे रही हूं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो यहां क्या है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, टू और मोर। एनसीईआरटी ने जैसे डेफिनेशन लिखी है ना, एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन को लिखते हैं। ऑफ कोर्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड इंटरैक्ट्स, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड करके लिखा है। मोर देन वन का मतलब ही है 2, वो इंटरैक्ट कर रही है। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड क्या होती है बेटा,
व्हाट इज अ पॉलीपेप्टाइड? अभी तक हम पॉलीपेप्टाइड 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 कर रहे हैं. व्हाट इज अ पॉलीपेप्टाइड? मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड. व्हाट इज अ पॉलीपेप्टाइड? पेप्टाइड इज अ बॉन्ड. पॉलीपेप्टाइड मतलब कि लॉन्ग प्रोटीन चेन. आपको पता है मोर देन 50 अमीनो एसिड्स जब कंबाइन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है. क्योंकि ओलिगोपेप्टाइड्स भी तो हो सकते हैं. ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पॉली का मतलब होता है मेनी. एटलीस्ट 50 अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तब आपकी पॉलीपेप्टाइड बनती है. सो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स. एक्चुअल में इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को सब यूनिट्स भी कहा जाता है बेटा. जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स है ना, एक चेन को एक सब यूनिट बोलते हैं. और ये आपको ऑलरेडी पता है, अभी मैं आपको बताती हूं. ठीक है ना, आपको कैसे पता है अभी मैं आपको बताती हूं. मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स इंटरैक्ट एंड अरेंज्ड here to form quaternary structure. एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, जहां हर एक पॉलीपेप्टाइड की चेन को एक सब यूनिट कहते हैं. जब ये इंटरैक्ट करती है, ये अरेंज्ड होती है लीनियर या क्यूबिकल फॉर्म में, है ना. जैसे कि आपने हीमोग्लोबिन के लिए नहीं पढ़ा, मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड है, एक सब यूनिट हो गया. ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड है, ये दूसरा सब यूनिट हो गया. एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होने चाहिए ना. ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड है, ये तीसरा सब यूनिट हो गया. ये चौथा पॉलीपेप्टाइड है, ये चौथा सब यूनिट हो गया. एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल मार्क करना जरूरी है अगर आप प्रोटीन की चेन बोल रहे हैं. एन टर्मिनल सी टर्मिनल. फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल इज योर हीमोग्लोबिन. आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही तो होती है. हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट होता है जिसमें आयरन होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है ना. इस ग्लोबिन पार्ट में दो अल्फा की चेन्स थी, दो बीटा की चेन्स थी, दो अल्फा सब यूनिट्स थी, दो बीटा सब यूनिट्स थी. याद आ रहा है? मान लो कि ये मैंने कहा हुआ है अल्फा 1 सब यूनिट, अल्फा 2 सब यूनिट्स, बीटा 1 सब यूनिट, बीटा 2 सब यूनिट. इसीलिए यहां एक एक पॉलीपेप्टाइड की चेन को, तो यानी कि आप देख पा रहे हो ना, यहां एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन आपने यूज की है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए. सो दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन मींस वन सब यूनिट, दूसरा सब यूनिट, तीसरा सब यूनिट, चौथा सब यूनिट. एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो and then you are explaining the quaternary structure of protein. Hemoglobin is a very good example. ठीक है ना? Yes, समझ में आ गई बेटा बात? Yes everybody, कोई दुखदर समस्या तो नहीं. प्रोटीन के फंक्शंस अगले दिन करेंगे, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है. और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हमें करने हैं. ठीक है ना? लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन. आई होप आप लोगों को कोई समस्या नहीं है. और सबसे पहले कैटलिस्ट के बहुत इजी से 5-6 क्वेश्चन है बेटा. कमेंट्स में फटाफट से आंसर देना. एनसीईआरटी की रीडिंग यहीं छोड़ के जा रही हूं, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स की. ये जो फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स है वो मैं पढ़ाऊंगी, पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की एटलीस्ट आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं. ठीक है ना? और अगले दिन हम यहां से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, डन. करें कुछ क्वेश्चंस, लिख लिया. ये एनसीईआरटी कैटलिस्ट कर लेते हैं. वेरी इजी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? Amino acids may be considered as substituted methane. True, ma'am. Amino acids are substituted methane. Amino acids have differences only in the R group. ये बात भी बिल्कुल सही है. अमीनो एसिड्स में जो डिफरेंसेस होते हैं वो सिर्फ R ग्रुप में होते हैं, बाकी सारे तो बेटा सेम है. मिथ्योनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. यस, मिथ्योनिन एंड सिस्टाइन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. ठीक है ना? ट्रू है. ऑल ऑफ दीज, all of these. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. Inulin is a polymer of. It is inulin
Inulin is not a polymer of glucose, galactose, sucrose. It is a polymer of fructose. Option 4 is the correct answer. ठीक है. Question number 3. Question number 3. Identify the incorrect statement regarding the structure of proteins. Incorrect statement regarding the structure of protein. They are heteropolymers containing strings of amino acids. ये तो correct है, heteropolymers होते हैं. The first amino acid in a primary structure is N-terminus amino acid. ये बात भी बिल्कुल सही है. First जो amino acid होता है कोई भी primary structure में वो N-terminal amino acid होता है. Only left-handed नहीं बेटा, only right-handed helix are observed in the protein structure, not left. 3 ही incorrect है. Tertiary structure is absolutely essential for many biological functions of proteins. Correct बात है ये. Question number 4. Question number 4 अभी पढ़ा था बेटा ये, है ना? Glycogen is a homopolymer of glucose units. 30,000 alpha D glucose combines to form the glycogen. ठीक है ना? Option 1 is the correct answer. Question number 5. Vinblastin. कितने बच्चों को ये याद है? Vinblastin क्या है? अब इसका आंसर आप दीजिए. ठीक है ना? Vinblastin क्या है? इसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूं. इज इट एल्केलॉइड? मॉर्फिन और कोडीन तुमने आई थिंक पढ़े हुए हैं, जो भी एग्जांपल्स. ड्रग में तुमने पढ़ा हुआ है एब्रीन एंड राइसिन, या टॉक्सिन में तुमने पढ़ा हुआ है एब्रीन एंड राइसिन, और लेक्टिन में क्या पढ़ा हुआ है तुमने? कॉनकैनावेलिन ए. टॉक्सिन्स में तुमने क्या पढ़े हुए बेटा? एबरिन एंड राइसिन. लेक्टिन में तुमने क्या पढ़ा हुआ है? उसकी प्रोनाउंसिएशन मैं खुद ही बेटा ऐसे करती हूँ, जो पेपर में 2 बार पूछा हुआ है. इसमें मॉर्फिन के अलावा कुछ और भी दिया होगा शायद, है ना? एल्केलॉइड में इसमें दिया होगा विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन. ठीक है ना? सो इट्स अ ड्रग. ठीक है ना? सारे मैंने तुम्हें बता दिए कि क्या क्या एग्जाम्पल दिया. एल्केलॉइड का मेरे ख्याल में एक मिस आउट हो गया है मेरे से, जो 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है ना? फिर तो वो तो बहुत इजी है. पॉलीमर में दिया हुआ है रबर, फलाना ढिमकाना रबर, और ये सब. एसेंशियल ऑयल्स में भी ऑयल लिखा हुआ है, उसमें भी बहुत इजी है. बाकी के नाम तो नाम के जैसे ही हैं, है ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कोडीन ही दिया हुआ है. कोडीन ही दिया हुआ है. चलो अगला क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 6. Based on the nature of R group, there are many amino acids. R group के बेसिस पर बहुत सारे अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं. Absolutely true. Inorganic compounds like sulfate, phosphate are also seen in acid soluble fraction. Inorganic compounds like are, yes definitely बेटा acid soluble मतलब filtrate. Filtrate में आपको बेटा inorganic compounds मिलते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा. एंड आर ग्रुप के बेसिस पर आपके अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होती हैं. बिल्कुल सही. बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर. नहीं बेटा, रुबिस्को में बी आता है. वैसे याद रख लो कि रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर. कोलाजन तो हम अपने में पढ़ते हैं ना, कोलाजन प्रोटीन, तो ऐसे याद रख लो एनिमल्स में जो सबसे अबंडेंट है वो है कोलाजन. दिस इज फॉल्स. The acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. याद करो बेटा, मैंने तुम्हें बताया था एक होता है फिल्टरेट वाला पार्ट, दैट इज द एसिड सॉल्युबल वाला पार्ट, और एक होता है रेटेंटेट वाला पार्ट, एसिड इनसॉल्युबल वाला पार्ट. मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन रीड करवाई थी कि मोस्टली जो आपके साइटोप्लाज्म में कंपोनेंट्स होते हैं वो यूजुअली आपको एसिड सॉल्युबल में ही प्रेजेंट मिलते हैं, और कुछ बचे हुए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड सेल ऑर्गेनेलीज के जो कंटेंट्स होते हैं वो आपको एसिड इनसॉल्युबल में मिलते हैं. आपको याद आ रहा है? आपको ये याद आ रहा है जो मैं आपको ये वाला पॉइंट बता रही हूं? ये एनसीईआरटी की लाइन है. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. याद आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8. स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर. यस, हेलिकल बना रहे तो सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है ना? Polysaccharides are long chain of sugars. Yes, absolutely they are long chain of sugars.
तभी तो वो पॉलीसैकेराइड्स है ना। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बस खत्म, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, छुट्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कक्षा में आने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। अब हम मिलेंगे बेटा अगले सप्ताह। अब तो बस न्यू ईयर भी आने वाला है और फिर आप लक्ष्य में कन्वर्ट भी होने वाले हो बेटा सारे बच्चे। अर्जुनास कन्वर्टिंग इनटू लक्ष्यंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को बेटा कैसा लगा लेक्चर। सॉन्ग 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 बेटा, थक चुकी है मैम सॉन्ग आके, कुछ याद नहीं आता है बेटा। देखो कुछ याद ही नहीं आ रहा बेटा, और मैं सिलेबस एक बार देख लूंगी जो ना आया हुआ है, और उसमें अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। आज तो मैंने शायरी भी आपको सुना दी बेटा, है ना। अच्छा मेरे को ना एक स्कूल में हमें गाना, पता नहीं मैंने तुम्हें सुनाया हुआ था, वो तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है ना यार। मेरे को कोई सॉन्ग याद ही नहीं आ रहा, मोटिवेशनल सॉन्ग भी याद नहीं आ रहा यार, ठीक है ना। मैं गाना तुम्हें सुना देती हूँ जो भी मुझे याद आ रहा है, और फिर मैं जल्दी से तुम्हें बाय बाय कर देती हूँ, ठीक है ना। स्टोरी बेटा अचानक से ऐसे स्टोरी होती है, आज मैंने तुम्हें क्लास के बीच में कितनी सारी स्टोरी तो सुना दी ना बेटा, है ना। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमान, कहता है दिल और मचलता है दिल, ओरे साजन ले चल मुझे तारों के पास, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। बाय टाटा, थैंक यू। अगले सप्ताह मिलते हैं बेटा, बाय बाय, थैंक यू बेटा। तुमने मेरे को गाना गाना करके ना, पढ़ाने से ज्यादा मेरे को गाने की टेंशन होती है यार। चलो बाय, थैंक यू।